सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 8 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर भी मैं अपने बाकी चैप्टर्स की तरह अपने हैंड रिटन नोट से कवर करने वाली हूँ। ये जो नोट्स हैं ये मैंने बुक के अंदर से बिल्कुल एग्जैक्ट माइनर डिटेल्स जो होती है ना, जो बिल्कुल माइनर डिटेल्स होती है वो भी मैंने इसके अंदर यूज़ करी है। तो अगर आप ये नोट्स पढ़ लोगे ना फिर आपको बुक से रीड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आई नो वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, मैं रेगुलर नहीं थी बट नाउ आई विल रेगुलर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि द 33rd US प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन, इनका नाम याद रखना, हैरी एस ट्रूमैन had remarked as early as 1945 that development and environment protection should be regarded as the two most significant goals of state। मतलब जो 33rd प्रेसिडेंट थे ना यूएस के, उन्होंने बोला था कि जो इन्वायरमेंट है और जो डेवलपमेंट है और इन्वायरमेंट जो है वो दो मेन गोल्स होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट गोल्स होने चाहिए। किसके? हर स्टेट के। यहाँ स्टेट का मतलब यूपी बिहार वगैरह स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्रीज से, मतलब हर कंट्रीज़ की जो मेन गोल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। किसने बोला था? हैरी एस ट्रूमैन, ठीक है। फिर उसके बाद 1972 में अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स इंटेलेक्चुअल मेड अ सीरियस अटैम्प्ट इन दिस डायरेक्शन। 1972 में ग्रुप ऑफ थिंकर्स आया जिसको बोला गया था क्लब ऑफ रोम, ठीक है। इन लोगों ने बुक भी पब्लिश करी जिसका नाम था द लिमिट टू ग्रोथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब बढ़ते हैं हम इन्वायरमेंटल कंसर्न पे कि इन्वायरमेंट पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है ज़रूरत, बताओ कमेंट में बताओ कि क्यों ज़रूरत है, आपको क्या लगता है। और हमारी बुक के अकॉर्डिंग और वैसे भी सबसे पहले कल्टिवेबल लैंड हैव डिक्रीज इन एरिया। जो कल्टिवेबल लैंड्स है ना, मतलब जिसमें खेती हो सकती है, वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। एक्सेस टू सेफ वाटर, मतलब कि 663 मिलियन, इतने मिलियन 663 मिलियन जो पीपल है उनके पास ना साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए। दे हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगल काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ग्रास लैंड्स की ओवर ग्रेजिंग हो रही है, मतलब कि जो चरवाहे होते हैं जो अपनी भेड़ बकरी जो भी है इनको चरवाते हैं, ज़्यादा चरवाया जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग जिसे कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन सब समझते होंगे। ओजोन लेयर में होल हो रहा है, डेंजर टू इकोसिस्टम एंड हेल्थ। अब ओजोन लेयर क्या है? जो ओजोन लेयर होती है ये हमें सन की जो यूवी रेज होती है ना, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उससे जो है हमको बचाती है ओजोन लेयर, ठीक है। अब इसके अंदर ही होल हो रहा है तो इससे क्या होगा? हमारे इकोसिस्टम को भी डेंजर होगा और हमारी खुद की हेल्थ के लिए भी डेंजर होगा। और पोल्यूशन हो रहा है कहाँ पर? कोस्टल वाटर में, कोस्टल लाइंस होती है समुद्री इलाके, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो फिशरीज़ होती है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनको, एक्वाटिक जो भी होते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, मर रहे हैं वो। अब क्या हुआ? इन्वायरमेंट की कंसर्न और क्यों है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। और क्या क्या हो रहा है उसके साथ? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है सबको पता होगा, हम 5th 6th 7th 8th पढ़ते आए हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। बस हमें ग्लोबल वार्मिंग में इसमें डेफिनेशन देखनी है कि राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट इंक्रीज इमेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। राइज इन टेम्परेचर मतलब गर्मी बढ़ जाती है अचानक से। पेड़ जो होते हैं वो ठंडक देते हैं ना, कहते हैं जिस इलाके में पेड़ होते हैं वो इलाका ठंडा रहता है, तो पेड़ गर्मी को हटाते हैं तो अचानक से गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है कि जो एमिशन होता है मतलब निकलना ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगी, वो वाली गैसेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हुआ? कि इंक्रीज हो रहा है चेंज इन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, जैसे कि प्रिसिप्शन, रेन एंड स्नोफॉल, टेम्परेचर, विंड पैटर्न एक्सेट्रा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट्स है ना, जैसे कि रेन, स्नोफॉल, इसका कोई टाइम ही नहीं है। अब कभी भी बारिश हो जाती है, सर्दी में, गर्मी में, रेनी सीजन में,
कभी भी बारिश हो जाती है। आजकल देख रहे होगे, जैसे रिसेंट का ही देख लो, सितंबर चल रहा है ना, तो सितंबर के टाइम में इतनी गर्मी नहीं होती, बट अभी बहुत गर्मी है। मई जून में बहुत गर्मी होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, बाढ़ ही आ गई मई जून में, तो इतनी बारिश हुई है। और जुलाई में गर्मी गर्मी, जब अगस्त के मौसम में सावन आते हैं तब गर्मी है। अलग ही हो रहा है, मतलब क्लाइमेट बदल ही रहा है, इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव क्या इफेक्ट है। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज होने से पॉजिटिव तो कुछ होगा ही नहीं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मैं ही कहती हूँ ये बात, बट क्लाइमेट चेंज का कोई दूसरा पहलू नहीं है, एक ही है, वो भी नेगेटिव है। ग्लोबल वार्मिंग की भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी नेगेटिव ही पॉइंट है। ठीक है, तो नेगेटिव क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, वही ग्रीन हाउस गैसेस बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है, गर्माहट हो रही है, पेड़ वगैरह जल जाते हैं गर्मी से, हम भी जल जाते हैं, पेड़ क्या है फिर। सरफेस टेम्परेचर, जो अर्थ की सरफेस है, ये जो हमारा लैंड होता है उसका सरफेस, वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत गर्म हो रहा है। आप गर्मी में नंगे पैर चल लोगे, नहीं चल पाओगे ना। ऐसे ही हम तो घरों के अंदर रहते हैं, एसी चला लेते हैं, ये एसी भी हार्मफुल होता है, क्योंकि एसी से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ठीक है, अब जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सा घर के अंदर रहता है, वो तो बाहर ही रहते हैं, उनको डायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है। पेड़ पौधों के लिए धूप भी ज़्यादा ज़रूरी है, बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, जल जाते हैं वो। उसके बाद आता है द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 बाय क्लब ऑफ रोम, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि यूएन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड, यूएन जनरल असेंबली जो थी ना, यूएन हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो उन्होंने बोला था कि 5 जून को हम क्या बनाएंगे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिससे क्या होगा, ये इंक्रीज़ होएगी पब्लिक अवेयरनेस। अगर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम पे हम डे बनाने लग जाएंगे तो लोग अवेयर होंगे कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से ही हम है। ठीक है, UNCHE स्टार्टेड एट स्टॉकहोल्म, द कैपिटल ऑफ सूडान। स्टॉकहोल्म जो है एक जगह का नाम है, जो कि कैपिटल है किसकी, सूडान की। वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन व्हाट, HE से क्या है, जल्दी बताओ कमेंट में। फिर क्रिएशन हुई उसी से UNEP की। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो है, इसी से ये क्रिएशन हुई थी, अलग नहीं है ये कुछ। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डे एंड डेवलपमेंट, WCED, ये बना था 1983 में, और इसको ही ब्रूटलैंड कमीशन बोलते हैं। तो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस और 1972 और ब्रूटलैंड कमीशन 1983। ठीक है, और एक और चीज़ की, जो स्टॉकहोल्म है ना, ये क्लब ऑफ रोम लाया था, जो हमने अभी पहले पढ़ा ना, क्लब ऑफ रोम, लिमिट टू ग्रोथ, ये वही लोग लाए थे। ठीक है, अब टॉक अबाउट इसमें क्या हुआ था। अब आप बोलोगे कि ये WCED जो है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, जिसको हम ब्रूटलैंड कमीशन भी बोलते हैं, इसमें हुआ क्या था। तो इसके अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात हुई थी। Everyone know what is sustainable development. If someone don't know, I am telling you कि sustainable development वो development होती है, या फिर वो चीज़ होती है जिससे हम अभी resources को यूज़ कर रहे हैं without wasting और without compromising the future needs. ठीक है, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करना, कि जो हम अभी यूज़ कर लेंगे, बट वो जो हमारी आने वाली जनरेशन होएगी ना, उनके पास भी सही सलामत रहे। ठीक है, उनके लिए भी रहे, ऐसी चीज़ें यूज़ करना को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमारा आता है रियो समिट 1992। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पेपर में ये आ जाता है 98%, 99 भी नहीं बोल रही मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कब क्या हो जाए, 98% ये आता ही आता है एग्ज़ाम में। रियो समिट को या तो ब्राज़ील डी जेनेरियो वाला कह के लिख देंगे। ठीक है, द वर्ल्ड कमीशन रिपोर्ट बिकम द बेसिक थीम फॉर द UN कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील इन 1992। इन शॉर्ट, रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, रियो, जो कि ब्राज़ील के अंदर है। 1992 में एक समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, पहली बार था वर्ल्ड में ये कि जो कोई इतने बड़े लेवल पे जो है इन्वायरमेंट को लेकर बात करी जा रही है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के लिए इतने बड़े लेवल पे बात करी जा रही है, ऐसा पहली बार हुआ था।
इसके अंदर 170 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था और 100 प्लस जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGOs थे, 100 से ज़्यादा NGOs। और अब क्या बात हुई रियो डी जेनेरियो मीटिंग में कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, जैसे कि US, जापान, इनको फियर था कि जो ये मीटिंग है या फिर जो भी हम इन्वायरमेंट को लेके करेंगे उससे हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ही ज़्यादा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह इन पे सेटल्ड होती है ना, इसीलिए इनको लगा था कि हमारी इकोनॉमी में इफ़ेक्ट करेगा ये तो। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी इनको ऐसा लगा कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स डेवलप कंट्रीज़ में हो रहे हैं उन्हीं की वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल सही लग रहा था। आई एम इन फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, कि क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट्स होते रहते उनकी वजह से भी ज़्यादा हो रहा है। अब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, इनको तो ज़रूरत है कि प्रोजेक्ट हो, तभी तो बेचारी आगे बढ़ेंगी, है ना। तो डेवलप कंट्रीज़ को थोड़ा देखना चाहिए। अब एजेंडा 21 क्या है, कंफ्यूज मत होना, इसी को ही एजेंडा 21 बोला जाता है। रियो डिक्लेरेशन 1992, पेपर में एजेंडा 21 आ सकता है या रियो समिट बोल देंगे आपको, या फिर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील मीटिंग, इसके बारे में बताओ ये बोल देंगे। इन तीनों नामों से आ सकता है, आंसर आपको वही लिखना है। और इसके अंदर की प्रिंसिपल्स कहते हैं एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 में की प्रिंसिपल्स क्या आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, बता दिया मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। शेयरिंग इन्फो, व्हाट इन्फो, ये नहीं मिलिट्री वगैरह की इन्फो, नहीं, इन्फो कौन सी इन्फो, वो कि हम आपस में दोनों कंट्रीज़ बात करें कि हम कैसे इन्वायरमेंट को सही सलामत रखेंगे, इस बारे में इन्फो जो है शेयर होनी चाहिए। कि दोनों कंट्रीज़ बात करें कि हम इन्वायरमेंट के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम्पल के लिए अमेरिका ये लाया, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, कि रिसाइकल रीयूज़ ये वाला सिस्टम, R वाला सिस्टम लेकर आया अमेरिका। तो इन्होंने सलाह करी, सारी कंट्रीज़ थे, तो इंडिया को अच्छा लगा, इंडिया भी लेकर आया। इससे क्या हुआ, दोनों में हेल्प हुई ना। तो ऐसी शेयरिंग इन्फो। कंजर्व इकोसिस्टम, अब जो इकोसिस्टम है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम को ही मेंटेन रखने के लिए जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर चीता लाए इंडिया में, है ना। जो चीता एग्जिस्ट हो गए थे, वो एक्सटेंड हो गए थे, सॉरी एग्जिस्ट बोल दिया, एक्सटेंड हो गए थे। तो कंजर्व इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए भी एजेंडा 21 में बात उठाई गई। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट में बता दो, मैं फिर से वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कॉमन्स। तो ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं भैया, तो ग्लोबल कॉमन्स होते हैं जो हमारी पूरी एंटायर जो अर्थ है ना उसकी कॉमन चीज़, जैसे कि हाई सीज, आउटर स्पेस, अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, आर्टिक पोलर रीजन। अंटार्कटिका और आर्टिक पोलर रीजन को किसी एक स्टेट, एक कंट्री का नहीं माना जाता। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन ग्लोबल कॉमन, ठीक है, क्योंकि नेचुरल कॉमन्स भी होते हैं और ह्यूमन मेड ग्लोबल कॉमन्स भी होते हैं। नेचुरल कैसे, जो सीज है, समुंदर जो है इंसानों ने नहीं बनाए ना, भगवान जी ने बनाए हैं। आउटर स्पेस, अर्थ एटमॉस्फेयर, ये सब नेचुरल है, लेकिन अंटार्कटिका, आर्टिक पोलर रीजन, इन सबको ह्यूमन ने डिवाइड करा है, ठीक है। और नासा ने बताया है कि अकॉर्डिंग टू द नासा स्टडी, जो आर्टिक है ना, आर्टिक पोलर रीजन, उसकी आइस मेल्ट हो रही है, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ऑब्वियसली बर्फ़ पिघलेगी, समुद्र में आएगी, इससे क्या होगा, कोस्टल रीजन जो है वहाँ पर फ्लड होगा, है ना, इट विल कॉज कोस्टल रीजन फ्लड। अब क्या, प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स आई होप सो सबको समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले उसके लिए एंटार्कटिक ट्रीटी 1959 में आई, फिर एंटार्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल आया 1991 में, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, फिर लॉ ऑफ सी कन्वेंशन आया 1982 में, जिसके अंदर बोला गया था कि कोई भी जो कंट्री होएगी वो सिर्फ अपने यहाँ का जो समुंदर है 200 माइल्स तक ही यूज़ करेगी, उससे आगे नहीं करेगी। एडवांस नेशन शुड प्रोवाइड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अब एडवांस नेशन है जैसे कि जापान, US, चाइना, इनको जो है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लानी चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आया क्योटो प्रोटोकॉल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन इसमें से कंफर्म है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, जो कि साइन हुआ था कहाँ पर, क्योटो एक जगह है कहाँ पर, जापान के अंदर, ठीक है।
ये भी जो प्रोटोकॉल है ये यूएन बेस्ड है, यूनाइटेड नेशन बेस्ड है, और इसमें 172 कंट्रीज़ जो हैं ज्वाइन हुई थी, और 2007 में ये एग्रीमेंट पक्की तरीके से साइन हो गया था, केम इनटू इफेक्ट हो गया था 172 कंट्रीज़ में। तो यूनाइटेड स्टेट्स, EU, जापान वर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द गैस एमिशन बाय एटलीस्ट 5% बिलो 1990 लेवल्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड। 1990 में जितना भी इन कंट्रीज़ का जितना भी गैस एमिशन था ना, मतलब जितनी भी गैस ये रिलीज़ करती थी फैक्ट्रीज़ में से, इन्हें बोला गया था कि अब अगले 10 साल तक, डिकेड मतलब 10 ईयर्स, अगले 10 ईयर्स तक ये उतने में से 5% जो है कम करते गैस एमिशन। मान लो एग्जांपल के लिए 20% गैस निकालती थी ये कंट्रीज़, ठीक है, तो अब ये सिर्फ 15% ही गैस निकालें। ये हो गया था इस क्योटो प्रोटोकॉल में, ऐसा इनसे साइन कराया गया था। रेटिफाइड का मतलब होता है एग्रीमेंट साइन हो गया है, येस टू ऑल, ठीक है। अब स्टैंड इंडिया टेक ऑन इन्वायरमेंट इशू। अब ये तो था बाकी देश की बात, अब इंडिया ने क्या क्या किया इन्वायरमेंट के लिए, इंडिया भी तो आनी चाहिए ना। तो इंडिया ने भी क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था, जो कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ना, इंडिया ने साइन किया था 2002 में, और केम इनटू इफेक्ट इन फरवरी 2005। इंडिया ने 2002 में साइन किया और 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल हमने लागू कर दिया। और नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी आई, जिसके अंदर जो है क्लीनर फ्यूल यूज़ करने के लिए बोला गया। क्लीनर फ्यूल जैसे कि एलपीजी यूज़ करने के लिए बोला गया। बैकग्राउंड में कोई भी शोर आ रहा हो, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट, प्लीज़ इग्नोर इट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया 2003 में, जिसमें बोला गया कि यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? वही रिसोर्स मतलब वैसे रिसोर्स जो दोबारा रिन्यू हो जाए, ईजीली दोबारा बन जाए, ख़त्म ना हो जाए। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, ये ख़त्म हो जाएगा एक ना एक दिन, लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे वाटर, ठीक है, ऐसे चीज़ों को यूज़ करा जाए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश या फिर जैसे जहाँ पे झरने बहते हैं ना, स्ट्रीम वाले इलाकों में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाए होते हैं, और स्ट्रीम वाले वो लगाए होते हैं प्लांट जिससे बिजली बने पानी के झरनों से, और डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। इतना मैं शायद सफल रही होंगी समझाने में। साइन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 2016 टू फाइट क्लाइमेट क्राइसिस। इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया था कब? 2016 में, जिससे क्या हो, हम क्लाइमेट क्राइसिस मतलब जो भी मुसीबत क्लाइमेट से आती है उससे हम लड़ पाए। लार्जेस्ट रिन्यूएबल कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट रिन्यूएबल कैपेसिटी एक्सपेंशन वाला बन गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर इन्फ्लुएंस किया इंडिया ने किसको? सार को, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन का ना, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें हमारा इंडिया भी आता है, और इंडिया ने इनको इन्फ्लुएंस किया कि आप भी इन्वायरमेंटल एजेंडा को अडॉप्ट करो, ठीक है। फिर कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ, जिसमें क्या था कि डिक्रीज़ कर दी गई इंटेंसिटी 20 से 25% ऑफ इट्स 2005 लेवल बाय ईयर 2020। मतलब जो इंडिया का भी जो एमिशन था ना गैस का, वो भी उसकी इंटेंसिटी जो है डिक्रीज़ कर दी गई फ्रॉम 25 टू 20%। वही 5% का रिलीफ हुआ नेक्स्ट उससे 2005 के लेवल। तो ये था चैप्टर नंबर 8, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इफ़ यू लाइक इट सो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।